आप कहाँ हैं इस वक्त? हम लोग पिछली रात से आपको ढूंढ रहे हैं। फोन की दूसरी तरफ से बहुत फिक्र के साथ पिए अभिनव ने पूछा। मिस्ट्री मैन ने पीछे पलटकर स्वधा को देखा, जो अभी भी छोटे बच्चे की तरह सोई हुई है। मैं तुम्हें अपनी करंट लोकेशन भेज रहा हूँ। ये कहते हुए मिस्ट्री मैन ने कॉल कट कर दिया। वो पलटकर स्वधा के नजदीक आया और जमीन पर गिरे ब्लैंकेट को उठाकर उसने स्वधा को ढक दिया। ठीक पिछली रात की तरह वो भी स्वधा को खड़े होकर वैसे ही देख रहा है जैसे कल स्वधा उसे देख रही थी। उस शख्स की आंखें बड़ी हो गईं, जैसे न जाने कितने सालों बाद वो किसी को चैन से सोते हुए देख रहा हो। उसके बाद उस शख्स ने स्टडी टेबल पर रखी स्वधा की नोटबुक पर कलम से अपना नाम लिखा। के कौन है ये शख्स जिसने अपने चेहरे को एक मुखौटा दिया है? क्यों उसने अपना नाम स्वधा की नोटबुक में लिखा? स्वधा ने केके को बचाकर क्या सही कदम उठाया है? ऐसा कहते हैं कि ईश्वर और शैतान जब भी आपसे टकराते हैं, आप उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते हैं। पिछली रात स्वधा ने जिस व्यक्ति की जान बचाई, वो ईश्वर है या शैतान, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी सुबह 6 फीट का लंबा और मजबूत कद काठी का केके इंदिरा नगर के छोटे से कमरे से निकलते हुए उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भले ही वो बख्शी हुई जिंदगी लेकर यहाँ से जा रहा हो, पर उसका सुकून हमेशा हमेशा के लिए इसी कमरे में कहीं छूट जाएगा। इंदिरा नगर की गली आज लग्जरी कारों की कतारों से भर गई है। अगर ये सुबह का वक्त न होता तो ये पूरा इलाका जाम हो जाता। अभिनव ने आगे बढ़कर खोजती हुई आंखों से बड़ी फिक्र के साथ पूछा, आप ठीक तो हैं? कहीं कोई गहरी चोट तो नहीं आई? हम कल रात से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपकी कोई खबर ही नहीं। अभिनव आगे कुछ और बोलता, उससे पहले एक ठंडी मगर असरदार आवाज ने उसके सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। केके के ये चंद लफ्ज 130 करोड़ कीमत की आई गाड़ियों से कहीं ज्यादा कीमती है। अभिनव ने तुरंत पलटकर गाड़ी का दरवाजा खोला और केके कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी शर्ट उतारी और पसलियों के ठीक नीचे घाव के निशान को निहारने लगा। अभिनव ने जब केके को अपने घाव को इस तरह से देखते हुए देखा तो वो अपने मन में सोचने लगा, क्या घाव किसी के चेहरे सा दिखाई पड़ सकता है? दर्द में जब कोई मुस्कुराए तो क्या वो किसी को याद कर रहा है, ऐसा समझा जा सकता है। अभिनव ये सोच ही रहा था कि तभी केके ने कहा, अभिनव मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, इसके बारे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, छोटी से छोटी। अभिनव ने जी में सर हिलाते हुए जब उस तस्वीर को खोला तो वो कुछ देर के लिए अवाक सा रह गया। ये एक लड़की है जिसके बारे में सच में केके जानना चाहते हैं। अभिनव केके की बहुत इज्जत करता है। आज जहाँ भी अभिनव है उसका श्रेय केके को जाता है। केके की कही बात को आदेश समझकर अभिनव ने 20 साल की इस स्वधा के बारे में सब कुछ पता लगाने का फैसला कर लिया। सवाल ये है कि केके शहर के सबसे बड़े मॉल केके री का मालिक स्वधा जैसी एक मामूली सी लड़की के बारे में क्यों जानना चाहता है? क्या सचमुच वो अभी भी स्वधा के बारे में सोच रहा है, जबकि पिछली रात के घाव से अभी तक वो उभर नहीं पाया है? जिसने भी कल रात उसे मारने की कोशिश की थी वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा होगा, उसे वो ढूंढ निकालेगा। ऐसा कहते हैं कि आज तक केके की शक्ल को उसके कुछ खास दोस्तों और निजी गार्ड्स के अलावा और किसी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि मीडिया के कैमरों में भी केके की बिना मास्क की एक भी तस्वीर नहीं है। यहाँ तक कि देश के प्रेसिडेंट ने भी नहीं। केके कौन है, ये एक राज है। इतनी ऊंची शख्सियत को कल रात स्वधा ने मरने से बचाया था। गोमती नदी के सामने बने एक आलीशान ऑफिस में कांच की इमारत से झांकते हुए केके किसी बड़े खेल का वजीर नजर आ रहा है। क्या ये वजीर जिस रानी की पहरेदारी कर रहा है हकीकत में जानता भी है कि वो रानी नहीं बल्कि मुसीबत में पड़ी राजकुमारी है? क्या वो स्वधा के बारे में सब कुछ जानकर उसे छोड़ देगा? केके कौन है ये लड़की जिसने मेरी जान बचाई? अब तक तो बस जान लेने वालों से ही पाला पड़ा है, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? पर उस लड़की की मासूमियत को देख। इन्हीं सवालों के बीच अभिनव कमरे में दाखिल हुआ। बिना पीछे मुड़े केके ने जवाब दिया, आ जाओ अभिनव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभिनव ने फाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये रही उस लड़की की जानकारी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, वही टेबल पर रख दो। केके ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। वो अभी भी किसी गहरी सोच में है। अभिनव ने फाइल मेज पर रखते हुए जी में सर हिलाया। कुछ देर इंतजार करना सही समझते हुए अभिनव वहीं खड़ा रहा। जैसे ही वो जाने को हुआ, अचानक उसके कान पर एक गुस्से भरी आवाज आई, केके डार्लिंग, क्या तुम्हें सच में मरने का शौक है? अभी पिछली बार के जख्म भरे नहीं और तुम फिर एक नई चोट ले आए। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। ऑफिस के दरवाजे पर खड़े एक खूबसूरत जवान आदमी ने लगभग चीखती हुई आवाज में कहा। अभिनव ने हरीश के इस बर्ताव पर उसे शांत रहने का इशारा किया। अभिनव तुम जा सकते हो, केके ने अभिनव को आदेश के लहजे में कहा। जी, मैं सर हिलाते हुए अभिनव केबिन से बाहर निकल गया। गोरा चेहरा, लंबी नाक, घुंघराले बाल, मोटी भौहें और गहरी आंखें। एक ऐसा आदमी जिसमें सारी अदाएं भरी पड़ी है। हरीश केके के सबसे करीब दोस्तों में से एक है। आज केके जहाँ पर है उसमें हरीश का बहुत बड़ा हाथ है।
इसीलिए उसमें अपने सवालों को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं है। हरीश अपनी चिंता और नाराजगी दोनों ही पूरे हक से केके से जाहिर करता है। केके, तुम अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते? ये पूछते हुए हरीश की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन केके ने हरीश की बातों को जरा भी तवज्जो नहीं दिया और जाकर सीधा कुर्सी पर बैठ गया। टेबल पर रखी स्वधा की फाइल को उठाकर वो बड़े ही ध्यान से पलटने लगा। जब उसने स्वधा की इन्फॉर्मेशन देखी तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। पता नहीं इस इन्फॉर्मेशन में क्या है जिसको देखकर केके का चेहरा खिल उठा। धीरे धीरे उसके हाथ अपने होठों को ही सहलाने लगे और अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। जब हरीश ने केके को मुस्कुराते हुए देखा तो वो हैरान हो गया। ऐसा क्या है उस फाइल में जो केके जैसे सख्त व्यक्ति को भी ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में मुस्कुराने के लिए मजबूर कर रहा है? हरीश बिना कुछ कहे सिर्फ केके के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। केके फाइल के पन्नों को पलटता अचानक गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। हरीश केके के चेहरे पर आए तनाव को भांपते हुए बोला, इस वक्त किसी भी तरह का दबाव लेना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। केके स्वधा की जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव को देखकर दुखी हो रहा है। हरीश ने गंभीरता को भांपते हुए इस बार अपनी बात पर और जोर देकर पूछा, क्या हुआ? किस बात को लेकर परेशान हो? कोई जवाब ना पाकर हरीश केके के नजदीक चला गया और ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है। हरीश ने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गया। सीरियसली, इतनी देर से बैठकर तुम एक लड़की की तस्वीर देख रहे हो? तुम ठीक तो हो? कहते हुए हरीश ने केके के माथे पर हाथ रख दिया। केके ने हरीश के हाथ को झटके से हटाया और उसे दूर किया। दरअसल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके करीब आए। केके का ये बयान कि कभी किसी को इतने करीब मत लाओ कि वो आपकी कमजोरी बन जाए, उसके पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। क्या यही बात उसे इतना परेशान कर रही है कि कल से वो स्वधा के इतने करीब जा चुका है कि वो उसकी कमजोरी बन चुकी है और फाइल में पड़े स्वधा की जिंदगी के दस्तावेज केके को उसके और करीब ले जा रहे हैं, जिसकी जगह वो और किसी को नहीं दे सकता, हरीश को भी नहीं। शायद यही कारण है कि उसने हरीश को खुद से दूर कर दिया। हरीश ने लगभग खुद को संभालते हुए गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है केके डार्लिंग? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? केके ने तुरंत ही जवाब दिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी फाइल में दिख रही है लड़की है। कौन है ये जिसको इतने गौर से देख रहे हो तुम? हरीश ने लगभग केके को चिढ़ाते हुए कहा, जो तुम्हारा काम है तुम उसे करो। केके ने थोड़ा गुस्से में कहा, ये जानना भी मेरा ही काम है कि वो कौन है जिसने मेरे केके को एक रात में इतना बदल दिया। सख्त केके आज किसी गुलाब के माफिक खिला खिला दिख रहा है। हरीश ने ताना मारते हुए कहा, तुम सच में अगर मेरे इतने फिक्रमंद हो तो थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते हुए केके ने फिर से अपनी आंखें फाइल में गड़ा ली और स्वधा के ख्यालों में खो गया। हरीश ये बात अच्छे से जानता है कि केके अगर किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता तो वो नहीं ही करता है, पर बात इस वक्त एक लड़की की है, इसीलिए हरीश ये बात जानने के लिए उतावला हो रहा है कि क्या सच में केके इस लड़की में किसी भी तरह से दिलचस्पी रखता है। हरीश ने एक आखिरी दाव मारते हुए कहा, अकेले रहना है, ठीक है रहो, मुझे क्या, पर एक बात सुन लो कि ये लड़की तुम्हारे लायक तो बिल्कुल नहीं है। तुम इसे बेहतर डिजर्व करते हो और देखने में भी कितनी छोटी है ये तुमसे। तुम सच में इसे पसंद करते हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसा हूँ? केके ने बिना हरीश की तरफ देखे बहुत धीमी आवाज में अपनी बात कही। हरीश ने अपनी पूरी अदाओं के साथ कहा, मैं मानता हूँ कि हर पुरुष खुद को किसी स्त्री के साथ ही पूर्ण पाता है, तो अगर तुम्हें किसी लड़की की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। तुम पे मुझे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में लड़की की जरूरत होगी भी तो भी मैं तुमसे तो कभी नहीं कहूंगा। केके ने लगभग मजाकिया अंदाज में कहा, तुम कितना भी बोल लो पर खोए हुए तो हो तुम। ये कहते हुए हरीश फिर से केके के करीब टेबल पर आकर बैठ गया। केके ने नजरअंदाज करते हुए फाइल में ही आंखें गड़ाई रखी। हरीश ने कोई जवाब न पाकर उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए पूछा, कल तुम्हें चोट कहाँ आई, जरा देखूं तो? केके ने उसके हाथ को दूर हटाते हुए कहा, जहाँ तुम ढूंढ रहे हो वहाँ कोई चोट नहीं आई है मुझे, सिर्फ एक मामूली सा घाव है पसलियों के नीचे। अब अगर तुम्हारी जांच पड़ताल खत्म हो गई हो तो क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? ये बात कहकर जैसे उसने इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दिया हो। दोस्ती के रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात होती है कि आपको अपनी बात कहने के लिए किसी बनावटीपन की जरूरत नहीं पड़ती। आप बेलिहाज कुछ भी कह सकते हो अपने दोस्त से। ये रिश्ता ही इस मासूमियत को जिंदा रखता है जो हमने अपने बचपने के साथ खो दी। हरीश और केके दोनों ऐसे ही दोस्त हैं। हरीश को जब ये महसूस हुआ कि अभी इस लड़की के बारे में बात करना सही नहीं है तो उसने इस बात को खत्म करना ही जरूरी समझा और टॉपिक को बदलते हुए बोला, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। केके ने अब हरीश की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है बोलो? कल रात तुम पर किसी ने हमला किया,
क्या तुम्हें कुछ भी इसके बारे में पता है? आखिर कौन है जो खुद मौत को बुलावा दे रहा है? ये कहते हुए हरीश की आंखें गुस्से में लाल हो गई। तुमने बिल्ला गैंग के बारे में सुना है? आखिर बिल्ला गैंग केके को क्यों मारना चाहता है? क्या केके स्वधा के लिए जो महसूस कर रहा है उसे स्वीकार करेगा? स्वधा के बारे में ऐसा क्या पता चला जिसको जानकर केके इतना दुखी हो गया? क्या स्वधा की जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है जिसके बारे में केके पहले से जानता है? देखिए अगले पार्ट में।